हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे राजस्थानी भाषा, साहित्य, उद्गम, विकास और राजस्थान की बोलियाँ। तो सभी टॉपिकों को हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का टॉपिक। राजस्थानी भाषा का क्या है, एक समृद्ध इतिहास रहा है जो हमारे आर्य भाषाओं से शुरू होकर वर्तमान स्वरूप तक आके पहुंचा है। ये जो हमारा राजस्थानी भाषा है, यह न केवल संवाद का माध्यम है बल्कि राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसका भी अभिन्न माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे आर्य भाषा से राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है उसके उद्गम के बारे में देखते हैं। तो राजस्थानी भाषा का उद्गम आर्य भाषा से हुआ है, जिससे क्या है हमारी वैदिक संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है। सबसे पहले आर्य भाषा, और आर्य भाषा से क्या हुआ, वैदिक संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ था। बात करें वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत की दो शाखाएं विकसित होती है। ध्यान रखना, वैदिक संस्कृत की दो शाखाएं विकसित होती है। पहली शाखा तो हमारी संस्कृत भाषा, दूसरी शाखा हमारी पाली भाषा। दो भाषाएं कौन कौन सी, संस्कृत और पाली। पाली की बात करें तो पाली भाषा से 3 प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है। क्या पाली भाषा से 3 प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है। एक हमारी महाराष्ट्री प्राकृत भाषा, एक मगधी प्राकृत भाषा और एक थी हमारी शोरसेनी प्राकृत भाषा। जो महाराष्ट्री प्राकृत भाषा है, इसका क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र है। मगधी प्राकृत का हमारा बिहार क्षेत्र रहा है, और शोरसेनी प्राकृत का ये हमारे राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रही थी। अब हमें मतलब तीनों से में सबसे खास मतलब हमें शोरसेनी प्राकृत भाषा से है। क्यों? क्योंकि शोरसेनी प्राकृत भाषा से आगे चल के 2 अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है। जो हमारी शोरसेनी प्राकृत भाषा है, इसी से आगे चल के क्या होता है, 2 अपभ्रंश भाषाओं का जन्म होता है, जिसमें एक तो होती है हमारी शोरसेनी अपभ्रंश, दूसरी होती है हमारी गुर्जरी अपभ्रंश। जो शोरसेनी अपभ्रंश है, इसका मुख्य क्षेत्र तो हमारे उत्तर प्रदेश रहा। बात करें तो यही क्या हमारी हिंदी भाषा का विकास होता है। हिंदी भाषा का विकास कहाँ किससे होता है, शोरसेनी अपभ्रंश से, और जिसका मुख्य क्षेत्र कौन सा रहता है, उत्तर प्रदेश। बात करें गुर्जरी अपभ्रंश की, तो यह हमारे राजस्थान और गुजरात में विकसित हुई थी। कहाँ, यह हमारे राजस्थान और गुजरात में विकसित हुई थी। तो गुजरी अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा का उद्गम हुआ। तो इस तरह हमने राजस्थानी और गुजराती भाषाएं आपस से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है, इसके बारे में देखा। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, और वो बात है हमारी लिपि की। लिपि की बात करें कि जैसे हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। लिपि का मतलब होता है किस तरह से लिखा जाता है। तो उसी तरह राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा की लिपि को क्या बोलते हैं, मुड़िया लिपि। क्या बोलते हैं, मुड़िया लिपि। ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा में आ जाता है कि मुड़िया लिपि किसे कहते हैं। तो राजस्थानी भाषा की लिपि को मुड़िया लिपि कहते हैं, और मुड़िया लिपि को ही क्या बोलते हैं, महाजनी लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाजनी। जो हमारे महाजन होते थे, उसी तरह कौन सी लिपि है, महाजनी लिपि। तो ध्यान रखना, तो मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि है हमारी राजस्थानी भाषा की लिपि मानी जाती है। अब हम देखेंगे राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप की। राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, और वो कौन कौन से, डिंगल और पिंगल। तो राजस्थानी भाषा की 2 प्रमुख साहित्यिक शैलियाँ हैं, एक तो हमारा डिंगल है और एक पिंगल है। ये शैलियाँ क्या है, हमारी राजस्थानी साहित्य को समृद्ध करती है, लेकिन इनमें कुछ खास अंतर भी है। अब बात करें दोनों में क्या क्या अंतर है, तो इधर हमने डिंगल लिखा और इधर पिंगल लिखा, और दोनों में अंतर को देखते हैं। डिंगल की बात करें तो ये हमारे पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। जब पश्चिमी राजस्थान में साहित्य लिखा जाता है वो डिंगल शैली में लिखा जाता है। तो उसी तरह पूर्वी राजस्थानी साहित्य कौन सा होता है, पिंगल। डिंगल की बात करें तो डिंगल पर हमारे गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। डिंगल की बात करें तो डिंगल पे क्या है, हमारे गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। तो वहीं पिंगल की बात करें तो पिंगल पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। क्या, पिंगल पर हमारे ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। डिंगल की बात करते ज़्यादातर चारण साहित्य डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, या डिंगल शैली में लिखे गए, जैसे कि हमारी वेली किशन रुक्मणीरी, ये किसने लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो हमारा डिंगल साहित्य है, तो वो किसने लिखा है, चारण साहित्य भी माना जाता है इसको। जबकि हमारे जो पिंगल साहित्य की बात करते हैं, ज़्यादातर भाट साहित्य क्या है, पिंगल में लिखे गए। तो चारण साहित्य डिंगल में और भाट साहित्य पिंगल में। जैसे हमारे पृथ्वीराज रासो है, जिस चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया साहित्य है। यह किसने लिखा था, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ये हमारे पिंगल साहित्य माना जाता है। वैसे डिंगल साहित्य की बात करें तो डिंगल साहित्य में वीर रस की प्रधानता होती है, तो वहीं पिंगल साहित्य की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। पिंगल साहित्य में किसकी, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
डिंगल साहित्य की बात करें, जैसे कि हमारे राजरूपक, अचल दास खींचीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंगरी वचनिका, राव जैतसिरोच्छन, रुक्मणी हरण, नागदमन, सगत रासो, डोलार मारूरा दुहा। तो इस तरह बहुत सारा साहित्य है जो हमारे डिंगल शैली के अंदर लिखा गया है। उसी तरह पिंगल की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, कुमार रासो, वंश भास्कर ये वंश भास्कर तो हमारी 1857 की क्रांति के आसपास लिखा गया साहित्य था। तो इस तरह हमने डिंगल और पिंगल साहित्य के बीच में अंतर को ध्यान से देखा। अब हम देखेंगे राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण की बात करें, यदि इसको समय के अनुसार 4 भागों में बांट के देखें तो राजस्थानी भाषा को के विकास को मुख्य 4 कालों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला आता हमारे कौन सा, 11वीं से 13वीं शताब्दी में। कौन सा, 11वीं से 13वीं शताब्दी में आता गुजरी अपभ्रंश। क्या था, गुर्जरी अपभ्रंश आता है 11वीं से 13वीं शताब्दी में। इस काल में राजस्थानी भाषा को गुर्जरी अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। साहित्य तो नहीं मिलता उस समय का, लेकिन उसे माना जाता है कि किस भाषा में लिखा जाता होगा, हमारे गुर्जरी अपभ्रंश में लिखा जाता होगा 11वीं से 13वीं शताब्दी में। फिर 13वीं से 16वीं शताब्दी की बात करें तो ये हमारी प्राचीन राजस्थानी भाषा मानी जाएगी। तो इस काल में ज़्यादातर साहित्य किसके द्वारा लिखा गया, जैनों के द्वारा लिखा गया था, जिनको क्या कहा जाता है, जैन साहित्य कहा जाता है। फिर आता हमारा मध्यकालीन साहित्य जो हमारे 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। मध्यकालीन साहित्य बात करें इसकी तो इस काल में राजस्थानी भाषा अपने मध्य स्वरूप में थी। इस काल में क्या था, राजस्थानी भाषा अपने मध्य स्वरूप में थी। इस दौरान ज़्यादातर साहित्य चारणों ने लिखा था, इसलिए इन्हें चारण साहित्य कहा जाता है। जो मध्यकालीन साहित्य था उसको क्या कहा जाता है, चारण साहित्य कहा जाता है। समयकाल की बात करें तो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में चारण साहित्य लिखे गए थे। आधुनिक साहित्य की बात करें तो 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो भी चल रहा है वह हमारा आधुनिक साहित्य के अंदर गिना जाता है, और ये हमारे क्या, राजस्थानी भाषा का वर्तमान स्वरूप है। तो 4 काल देखे हमने, पहला गुर्जरी अपभ्रंश, दूसरा प्राचीन राजस्थानी, तीसरा मध्य राजस्थानी और चौथा हमारी आधुनिक राजस्थानी। अब हम देखेंगे राजस्थानी भाषा के संबंध में कुछ तथ्य हैं उनके बारे में। जैसे एक तथ्य आता है हमारा कुवलयमाला। कुवलयमाला किसने लिखी थी, उद्योतन सूरी ने। उद्योतन सूरी ने हमारी कुवलयमाला लिखी थी कब, 778 ईस्वी में। तो 778 ईस्वी में वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में, क्या, वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने जालोर में कुवलयमाला नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो वत्सराज प्रतिहार के शासनकाल में उद्योतन सूरी ने क्या किया, जालोर में कुवलयमाला नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में 18 भाषाओं का वर्णन किया गया था। कितनी, 18 भाषाओं का वर्णन किया गया था, जिसमें मरु भाषा मतलब प्राचीन राजस्थानी का एक रूप है मरु भाषा, उसका भी उल्लेख किया गया था। फिर आता एलपी टेसिटोरी जो हमारे इटली के जो नागरिक थे या फिर एक उत्खननवेत्ता थे, तो ये एलपी टेसिटोरी है। इन्होंने भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। तो बात करें इटली के विद्वान एलपी टेसिटोरी ने 1914 से 1919 तक, इटली के विद्वान एलपी टेसिटोरी ने क्या किया, 1914 से 1919 की ईस्वी के मध्य बीकानेर दरबार में रहकर चारण और भाट साहित्य का अध्ययन किया। क्या किया, चारण और भाट साहित्य का अध्ययन किया बीकानेर दरबार में रहते हुए। उन्होंने राजस्थानी बोलियों को 2 भागों में बांटा, एक तो हमारे पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी, मतलब डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य। उन्होंने बताया किसने, एलपी टेसिटोरी ने। साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इसी तरह से बांटा। फिर देखते हैं हमारे आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी बुक, उसके अनुसार देखें तो उन्होंने क्या बताया कि 16वीं शताब्दी में अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में क्या किया गया, मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया, जो इसकी प्राचीनता को दिखाता है कि मारवाड़ी भाषा कितनी पुरानी है, कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख किया था। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसकी बात करें तो नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी बोलियों को 4 वर्गों में बांटा है। क्या, नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी बोलियों को 4 वर्गों में बांटा है, और वो कौन कौन सी है, एक पहली हमारे पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी और दक्षिणी, 4 दिशाओं में इसको बांट दिया। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, उत्तरी में मेवाती और दक्षिणी में मालवी। तो 4 बोलियां बताइए किसने, नरोत्तम स्वामी ने राजस्थान की। बात करें हमारे मोतीलाल मेनारिया की, तो मोतीलाल मेनारिया के वर्गीकरण की बात करें तो वर्तमान में मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण सबसे ज़्यादा मान्य है। इन्होंने क्या, राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा है। किसने, मोतीलाल मेनारिया ने। और वो कौन कौन सी हमारी, मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती और बागड़ी। कौन कौन सी, मारवाड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी, मेवाती और बागड़ी। ये हमारे 5 बोलियों के अंदर बांटा किसने, मोतीलाल मेनारिया ने।
और सबसे ज़्यादा यदि किसी का माना जाता है तो मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण ही माना जाता है। फिर हम बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो 1912 ईस्वी में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में राजस्थानी भाषा का इन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने क्या किया, राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। वो कौन कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग था पश्चिमी राजस्थानी। तो इसमें हमारा मारवाड़ी और इसकी बोलियाँ शामिल है। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहिरवटी बोलियाँ शामिल है। मध्य पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी और इसकी उपबोलियाँ। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मालवी और रांगड़ी। दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी बोली। तो इस तरह हमारे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, जो किसने लिखी थी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, तो राजस्थानी भाषा को 5 बोलियों में बांटा है। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो इस तरह हमने ये देखा। अब हम देखेंगे राजस्थान की बोलियों को। मोतीलाल मेनारिया का सबसे वैसे भी सटीक माना जाता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो राजस्थान की बोलियाँ देखते हैं। तो राजस्थान की बोलियाँ और उनकी उपबोलियाँ देखते हैं। पहली आती है हमारी कौन सी? राजस्थान की बोली मारवाड़ी। नॉर्मल 6 बोलियाँ मानी जाती हैं हमारी राजस्थान के अंदर, जिसमें पहली बोली आती है हमारी मारवाड़ी। मारवाड़ी की बात करें कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ये हमारे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर। जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर वाले क्षेत्र में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। साहित्य की बात करें कौन कौन सा साहित्य लिखा गया है? तो बेली कृष्ण रुक्मणी, मीराबाई की पुस्तकें, डोला मारूरा दुहा, राजिया रवदुहा। तो इस तरह के बहुत सारा साहित्य हमारे मारवाड़ी बोली के अंदर लिखा गया है। बात करें मारवाड़ी बोली की, तो क्षेत्रों के अनुसार इसकी बहुत सारी उपबोलियाँ भी निर्मित हो गई थी। बात करें कौन कौन सी हमारी उपबोलियाँ थी, जैसे हमारा मेवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो ये हमारे मेवाड़ी के क्षेत्र थे। बात करें साहित्य की, तो महाराणा कुंभा ने जो साहित्य लिखा था, लक्ष्मी कुमार चंडावत की जो पुस्तकें थी, तो ये सभी हमारी मेवाड़ी बोली के उपबोली के अंदर लिखी गई थी। एक खेराड़ी की बात करते हैं, शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ भाग है, जिसमें हमारे इंद्रगढ़ और नैनवा तहसीलों को छोड़ के जो हिस्सा बनता है बूंदी का, उन एरिया में हमारी खेराड़ी बोली बोली जाती है। और ये खेराड़ी बोली की बात करें, उपबोली है ये मारवाड़ी की, तो ये हमारे मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी तीनों का मिश्रण मानी जाती है खेराड़ी को। खेराड़ी को क्या माना जाता है? हमारे मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का मिश्रण माना जाता है। फिर आती है हमारी गोडवाड़ी। गोडवाड़ी की बात करें तो हमारे पाली और जालोर के क्षेत्र में बोली जाती है। और साहित्य की बात करें तो नरपति लाल ने बिसल देवरासु एक साहित्य लिखा था, जो गोडवाड़ी उपबोली में लिखा था। फिर आती शेखावटी के क्षेत्र की बात करें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू इन एरियो में बोली जाती है। और इस पर क्या हमारे ढूंढाड़ी का प्रभाव दिखा देता है। जो ढूंढाड़ी बोली है इसका प्रभाव दिखा देता है शेखावटी में, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र जो जयपुर रियासत के अंदर ही आता था पहले। फिर बागड़ी की बात करें, जिसको बांगड़ी भी कह सकते हैं, बागड़ी भी कह सकते हैं, तो ये वागड़ी नहीं है, ध्यान रखना, बागड़ी है। तो ये हमारे चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों के अंदर या इन क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी या बांगड़ी। बांगड़ी की बात करें तो इस पर हमारी पंजाबी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। जो हमारे बांगड़ी पर क्या है? पंजाबी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। फिर आता थली की बात करें तो जैसलमेर और बीकानेर के अंदर थली बोली जाती है। कई बार आपसे पूछ लिया जाए तो डटकी भी एक उपबोली है, ये भी हमारे मारवाड़ी की उपबोली है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि डटकी हमारे किसकी उपबोली है, ये भी मारवाड़ी की बोली है। तो ये हमारी जो सीमावर्ती क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान का, जिसमें हमारा जैसलमेर, बीकानेर वाला एरिया, बाड़मेर, तो इनमें जो सीमावर्ती क्षेत्र है तो यहाँ डटकी बोली जाती है। ये भी हमारी मारवाड़ी की उपबोली है। कई बार परीक्षा में डटकी नाम भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें ढूंढाड़ी बोली की, तो ढूंढाड़ी बोली की बात करें तो जयपुर, किशनगढ़, लावा, दौसा, सवाई माधोपुर, अजमेर के कुछ भागों में हमारी ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। साहित्य की बात करें ढूंढाड़ी की तो दादू संप्रदाय का जो साहित्य है, जैसे हमारे रज्जब वाणी है, सर्वंगी है, सुंदर विलास, तो इस तरह का साहित्य हमारे ढूंढाड़ी बोली में लिखा गया है। बात करें ढूंढाड़ी की उपबोलियों की, तो बोली की बात करें, इसमें पहली आती है हमारे हाड़ौती की बात करें क्षेत्र की, तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इन क्षेत्रों में हाड़ौती उपबोली बोली जाती है। साहित्य की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण की जो किताबें हैं, जैसे हमारी वंश भास्कर है और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो ये हमारे हाड़ौती उपबोली में लिखी गई। फिर तोरावटी, तो हमें सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में कांतली नदी का क्षेत्र है, वहाँ बोली जाती है। 84, तो ये हमारी शाहपुरा, जयपुर और टोंक के कुछ भागों में बोली जाती है। नागरचोल
ये टोंक और सवाई माधोपुर के एरिया में बोली जाती है। कहाँ? टोंक और सवाई माधोपुर के एरिया में बोली जाती है। कौन सी? नागरचोल। इसको नगरछैला भी वही का एक क्षेत्र है, इसीलिए नागरचोल और नगरछैला आप इससे याद कर सकते हैं। तो पुरातत्व के अंदर हमने पढ़े थे प्राचीन क्षेत्रों में, जो हमारे टोंक और सवाई माधोपुर के पास में क्या है? नागरछैल, नगरछैला, तो वहीं से हमारा नागरचोल शब्द निकल के आया है। एक काठेड़ी की बात करें तो हमारे जयपुर का दक्षिणी भाग में काठेड़ी बोली जाती है। और राजावटी, तो राजावटी हमारे जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। तो जयपुर के पूर्व में होता है दौसा, और दौसा के लोग होते हैं राजा, इसलिए वहाँ राजावटी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि वैसे भी जयपुर की स्थापना हमारे दौसा से मानी जाती है। दौसा के जो मीणा थे ना, उनका राज हमारे जयपुर या आमेर के क्षेत्र पे था। फिर बात करें हमारे मालवी बोली, तो हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र, जिसमें उज्जैन, नीमच, रतलाम, इंदौर, मंदसौर, इन एरियो में हमारे मालवी बोली बोली जाती है। बात करें इसकी, तो इस पर हमारे मारवाड़ी और मेवाड़ी की भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। किसका? मारवाड़ी और मेवाड़ी जो बोली है, इसका प्रभाव दिखा देता है मालवी पर। मालवी की उपबोली की बात करें तो इसकी दो उपबोलियाँ हैं, एक तो हमारी निमाड़ी और एक है हमारी रांगड़ी। एक तो निमाड़ी है और एक रांगड़ी है। निमाड़ी की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, जिसमें हमारे खंडवा, धार, इंदौर, बुरहानपुर, खरगोन, कौन कौन से? खंडवा, धार, इंदौर, बुरहानपुर, खरगोन, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और इससे हमारे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाड़ी को क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। फिर आती है हमारी रांगड़ी। रांगड़ी की बात करें तो मालवा के राजपूतों की भाषा है। क्या रांगड़ी क्या है? हमारे मालवा के जो राजपूत है उनकी भाषा है। तो 3 बोलियाँ हमने देख ली। चौथी बोली आती है हमारी कौन सी? वागड़ी बोली। चौथी बोली कौन सी आती है? वागड़ी बोली। तो हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। और संत मावजी की जो रचनाएं हैं ये वागड़ी बोली में लिखी गई है। इस पर क्या? हमारी गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। वागड़ी बोली पर क्या है? गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने क्या किया है? वागड़ी बोली को भीली कहा है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में भील काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस भाषा को क्या कहा है? इस बोली को भीली कहा है। फिर आता है हमारा मेवाती, तो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवात क्षेत्र कौन सा होता है? अलवर और भरतपुर का ऐसा एरिया जहाँ मेव मुसलमान काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो मेवाती की बात करें तो अलवर भरतपुर का मेव बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है। और चरणदासी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय का साहित्य हमारे मेवाती बोली में लिखा गया है। फिर आती है हमारी अहिरवाटी बोली। कौन सी? अहिरवाटी बोली की बात करें तो कोटपुतली जयपुर से लेकर बहरोड अलवर तक, या कोटपुतली जयपुर से लेकर बहरोड अलवर तक हमारी अहिरवाटी बोली बोली जाती है। साहित्य की बात करें तो भीम विलास जो किसने लिखी थी? शंकर राव ने। और अली बख्शी ख्याल जो एक नाटक है, तो हमारे अहिरवाटी बोली के अंदर लिखा और बोला जाता है। हमारी किस कौन सी? अली बख्शी ख्याल अहिरवाटी बोली का नाटक है। वैसे ही हमारे शंकर राव ने भीम विलास नामक एक पुस्तक लिखी है, वो भी अहिरवाटी बोली में। इस तरह मैंने राजस्थान के साहित्य में विभिन्न रूप देखे जो यहाँ की समृद्ध संस्कृति, इतिहास के परंपराओं को दिखाते हैं। तो इस तरह हमने बहुत सारी बोलियाँ देखी। अब हम देखेंगे राजस्थानी साहित्य के बहुत सारे रूप, जिनसे हमें क्या बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब रूपों की बात करें, राजस्थान का साहित्य किन प्रकार का होता है? कई बार परीक्षाओं में आता ही रहता है, कई बार क्या हमेशा ही ये चीज़ आती रहती है। तो साहित्य के प्रकार देखें, साहित्य की विधाएँ भी कह सकते हैं इसे। जैसे क्या आती है? ख्यात। ख्यात किससे कहते हैं? ख्यात शब्द संस्कृत ख्यात से बना है। संस्कृत में एक शब्द आता है ख्यात, उसी से निकल के आया हमारा ख्यात, जिसका अर्थ क्या होता है? हमारा प्रसिद्धि प्राप्त या प्रख्यात या विख्यात होना। जिसका अर्थ क्या है? हमारे प्रसिद्धि प्राप्त, प्रख्यात या विख्यात। ये क्या करता है? उन प्रसिद्ध और लोक विश्रुत जो हमारे पुरुष होते हैं, राजा होते हैं, उनके सम्मान, सफलताओं और जीवन की घटनाओं का संग्रह। ख्यातों से क्या? उस समय की तत्कालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है। ख्यातों से क्या मिलता है हमें? उस समय की, जिस समय की ख्यात है तो उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक और जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखें तो ख्यातों का नामकरण की बात करें। ख्यातों का नामकरण अक्सर वंश, राज्य या लेखक के नाम पे होता है। जैसे हमारा राठौड़ारी ख्यात, मारवाड़ राज्यरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात। तो इस तरह वंश, राज्य या लेखक के नाम पे हमारे ख्यातों का नामकरण होता है। ख्यात लेखन की बात करें, ख्यात लेखन की शुरुआत हमारे मुगल बादशाह अकबर के समय, मतलब 1556 से 1605 ईस्वी के दौरान, मतलब अकबर के शासनकाल से मानी जाती है। इतिहास और शैली के आधार पर ख्यातों को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। तो बात करें इतिहास और शैली के आधार पर ख्यातों को 2 भागों में बांटा जा सकता है।
एक तो होती है हमारे संलग्न ख्यात और एक होती है हमारे बाद ख्यात। संलग्न ख्यात की बात करें तो इनमें हमारे इतिहास क्रमानुसार लिखा होता है, क्रम के अनुसार। जैसे हमारे दयालदासरी ख्यात है, जिसमें क्या हमारे क्या बीकानेर के राव बीकाजी से लेके महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास लिखा गया है। किसमें? दयालदासरी ख्यात में। तो संलग्न ख्यात में क्या होता है? इतिहास क्रम के अनुसार लिखा होता है। बात संग्रह की बात करें तो इसमें इतिहास के तथ्य अलग अलग छोटी छोटी बातों के रूप में लिखे होते हैं, जैसे हमारे नैणसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात। बात कर रहे हैं ख्यात की, तो ख्यात क्या ग्रंथों को राजस्थानी गद्य का उत्तम स्वरूप माना जाता है। क्या ख्यात ग्रंथों को क्या राजस्थानी गद्य का उत्तम स्वरूप माना जाता है, जिनमें हमारे गद्य साहित्य की लगभग सभी विधाओं के दर्शन हो जाते हैं। बात की बात करें, बात, विगत, वंशावली, हकीकत आदि जो हमारी इतिहास विषयक रचनाएं होते हैं, इनका विकसित स्वरूप ही क्या है? ख्यात कहलाता है। किस किस का? हमारे बात, विगत, वंशावली, हकीकत, ये जो हमारे इतिहास विषयक रचनाएं हैं, इनका विकसित स्वरूप ही क्या कहलाता है? हमारे ख्यात साहित्य कहलाता है। ख्यात लेखन का कार्य 17वीं सदी में शुरू हुआ था। भाट, बड़वे और जागी जैसे लोग अपनी यजमानों की वंशावलियाँ लिखते थे। शुरू में ख्यात शब्द का प्रयोग इन्हीं वंशावली के लिए किया गया था। शुरू में क्या ख्यात शब्द का प्रयोग इन्हीं की जो वंशावलियाँ लिखी जाती थी, इनमें किया जाता था। अब देखेंगे हम राजस्थान के प्रमुख ख्यातों के बारे में। जैसे एक आती है हमारी मोहनौत नैणसिरी ख्यात। मोहनौत नैणसिरी ख्यात की बात करें तो इसे राजस्थान की पहली ख्यात माना जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है, और रामनारायण दुग्गड़ जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। जो हमारा नैणसिरी ख्यात है, इसका रामनारायण दुग्गड़ जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। मोहनौत नैणसी जोधपुर नरेश जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इस ग्रंथ में हमारे उस समय के समाज, सभ्यता, कृषि, व्यापार, रीति रिवाज, सैन्य संगठन और जो विभिन्न रियासतों का जीवंत चित्रण मिलता है। किससे? मोहनौत नैणसी से, यही ख्यात से। फिर आता बांकीदासरी ख्यात। तो कवि राजा बांकीदास डिंगल भाषा के श्रेष्ठ कवि और जोधपुर महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे, और उन्होंने मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। तो बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। यह ग्रंथ ख्यात लेखन कला से हटकर है। यह ग्रंथ क्या है? ख्यात लेखन कला है, उससे हटकर लिखा गया है, जिसमें हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित घटनाओं पर 2000 फुटकर जो हमारे टिप्पणियों का संग्रह। फुटकर तो जानते हो, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको फुटकर कहा जाता है। तो इसमें क्या है? राजस्थान के इतिहास संबंधित 2000 फुटकर टिप्पणियाँ हैं, वो भी इसके अंदर संग्रहित की गई है। फिर आती है हमारे उदयभान चंपावती ख्यात। क्या उदयभान चंपावती ख्यात? तो यह ख्यात हमारे राजस्थान के राठौड़ शासकों का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करती है, जो हमारे मोहनौत नैणसिरी ख्यात में नहीं मिलता। इसमें क्या हमारे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक के शासकों की जीवन घटनाएं, युद्ध अभियान और उनकी उपलब्धियां लिखी गई है। किसमें? उदयभान चंपावती ख्यात में। फिर आता जोधपुर राज्य ख्यात। तो महाराजा मानसिंह ने इतिहास की बिखरी हुई सामग्री का संलग्न करवाकर इस वृहदाकार ख्यात की रचना करवाई थी। किसने? महाराजा मानसिंह ने। 1803 से 1843 तक जिसका शासन था, ये वही है भीम सिंह के छोटे भाई, जिन्होंने क्या है हमारे राठौड़ों की वंशावली और ख्यात भी कहते हैं। हमारे ये जोधपुरी ख्यात को राठौड़ों वंशावली ख्यात भी कहते हैं। बात करें तो इसमें प्रारंभ से लेकर मानसिंह तक के शासकों का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। इसमें क्या? प्रारंभ से लेकर मानसिंह तक के शासकों का इतिहास लिखा गया है। फिर मारवाड़ी ख्यात की बात करें तो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा से लेकर महाराजा मानसिंह तक के शासकों, रानियों और मुत्सद्दियों, इनके बारे में शासकों, रानियों, मुत्सद्दियों के द्वारा बनवाए गए भवनों, कुओं और जलाशयों का विवरण देता है। इसमें हमारे महाराजा राम सिंह, बख्श सिंह, विजय सिंह और भीम सिंह के संपूर्ण कालखंड का वर्णन किया गया है। इसमें हमारे राम सिंह, बख्श सिंह, विनय सिंह, विजय सिंह और भीम सिंह के प्रमुख संपूर्ण कालखंड का वर्णन किया गया है। फिर अन्य महत्वपूर्ण ख्यातों की बात करें, जैसे हमारे शाहपुरा राज्य की ख्यात, झींतड़ारी ख्यात, मुरारी दानरी ख्यात, मुंदियाडरी ख्यात, ठिकाना पालरी ख्यात, गोगुंदारी ख्यात। तो इस तरह बहुत सारी ख्यातें हैं। एक लास्ट ख्यात की बात करते हैं, दयालदासरी ख्यात। तो इसे राजस्थान के अंतिम ख्यात माना जाता है। दयालदास को राजस्थान का अंतिम ख्यातकार भी माना जाता है, जिन्होंने हमारे बीकानेर राज्य की ख्यात लिखी थी। इसे बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात भी कहा जाता है। इसमें हमारे बीकानेर के राजाओं का प्रमाणिक इतिहास है, और 18वीं शताब्दी के अंत के साथ ही ख्यात लेखन परंपरा समाप्त हो गई थी। और इसके कुछ समय बाद कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत कर दी थी। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो हमने ख्यात के बारे में काफ़ी डिटेल से देखा। अब देखेंगे हम रूपक के बारे में। रूपक की बात करें तो रूपक क्या होता है? रूपक किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को
के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति होती है। रूपक क्या होता है? रूपक किसी वंश अथवा जो व्यक्ति विशेष है उसकी उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति होती है। रूपक की बात करें तो प्रमुख रूपक काव्य कौन कौन से हैं हमारी? गजगुण रूपक, रूपक गोगादेव जीरो, राज रूपक। तो इस तरह रूपक के कुछ उदाहरण हैं। बात करें कक्का की, तो कक्का क्या होता है? कक्का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें हमारे वर्णमाला के 52 वर्णों में से प्रत्येक वर्ण से रचना का आरंभ किया जाता है। कक्का की बात करें तो कक्का उन रचनाओं को कहते हैं जिनमें हमारे वर्णमाला के 52 वर्णों में से प्रत्येक वर्ण से रचना का आरंभ किया जाता है। फिर बात करें बही, ये बही नहीं है, ये वही है, होता तो बही जैसा ही है। तो बही एक विशेष प्रकार की बनावट का रजिस्टर होता है। क्या? एक विशेष प्रकार की बनावट का रजिस्टर होता है जिसमें हमारे इतिहास संबंधी कई उपयोगी सामग्री दर्ज होती है। जिसमें हमारे क्या होते हैं? इतिहास संबंधी कई उपयोगी सामग्री दर्ज होती है। राव और बड़वे क्या करते हैं? अपनी वहियों में जो आश्रयदाता हैं उनके नाम और उनकी मुख्य उपलब्धियों के ब्यौरे लिखते हैं। जो हमारे राव और बड़वे होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी वही में आश्रयदाताओं के नाम और उनकी मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा लिखते थे। इसी प्रकार रानी मंगा जाति के लोग, कौन? रानी मंगा जाति के लोग कुंवरानियों और ठकरानियों के नाम, क्या? कुंवरानियों और ठकरानियों के नाम, उनकी संतति का विवरण अपनी वही में लिखते थे। और इस तरह यह कार्य क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था और वहियाँ मोटी होती जाती थी। वहियों की बात करें तो कुछ खास वहियों की बात करें तो चित्तौड़, उदयपुर, पाटनामारी वही, पाबुदानरी वही, जोधपुर, रानी मंगारी वही। तो इस तरह बहुत सारी वहियाँ हैं, ये धीरे धीरे क्या मोटी होती जाती है। फिर आता हमारे वचनिका। वचनिका की बात करें तो वचनिका शब्द संस्कृत के वचन शब्द से है। ये गद्य पद मिश्रित काव्य विधा के रूप में राजस्थानी साहित्य में प्रचलित है। मतलब इसके अंदर गद्य भी होता है तो इसके अंदर पद भी होता है, जिसमें हमारा क्या अंत्यानुप्रास मतलब राइम मिलती है। राइम का मतलब टेर लगती है, मतलब इसको गाया भी जा सकता है वचनिका को। कुछ खास वचनिकाओं की बात करें तो राजस्थानी साहित्य की प्रमुख वचनिका कौन कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका, जो किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने। राठौड़ रूप सिंह चीरी वचनिका, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, जो किसने लिखी थी? जग्गा खिड़िया ने। आप इसे याद रखेंगे, शिवदास गार्डन ने लिखी थी अचलदास खींचीरी वचनिका और जग्गा खिड़िया ने कौन सी लिखी थी? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। तो एक तरह से दो व्यक्ति दिखेंगे, एक वचन देने वाला, एक वचन लेने वाला। जैसे हमारे जग्गा खिड़िया ने जो वचनिका लिखी है इसमें साफ से दिख रहा है कि राठौड़ रतन सिंह वचन दे रहे किसको? महेश दास को। जिसको? राठौड़ रतन सिंह किसको वचन दे रहे हैं? महेश दास को। तो राठौड़ रतन सिंह महेश दासोश्री वचनिका। तो वैसे ही क्या अचलदास खींची वचन दे रहे हैं, तो वैसे बताया तो नहीं किसने किसको वचन दिया। कई बार क्या है कि खड़े होकर वचन मतलब राज्य को भी वचन दिया जा सकता है, तो हमारे ये भी हो सकता है। तो राठौड़ रूप सिंह वचनिका, तो वही बात है कि रूप सिंह जी है वो क्या है वचन देते हैं। तो इस तरह क्या है एक वचन देने वाला और दूसरा लेने वाला। तो वचन लेने वाला क्या है? राज्य को भी वचन दिया जा सकता है, देश को भी वचन दिया जा सकता है। बात करें वचनिका की तो वचनिका के 2 भेद होते हैं। वचनिका की बात करें तो वचनिका कितने? 2 भेद होते हैं। एक तो हमारा गद्यबद्ध और एक होता है पदबद्ध। गद्यबद्ध की बात करें तो इसमें 8-8 अथवा 20-20 मात्राओं के तुक युक्त पद होते हैं। गद्यबद्ध की बात करें तो इसमें हमारे क्या 8-8 या फिर हमारे 20-20 मात्राओं के तुक युक्त पद होते हैं। पदबद्ध की बात करें तो इसमें मात्राओं का नियम लागू नहीं होता। गद्यबद्ध में तो मात्राओं का नियम लागू होता है, जबकि पदबद्ध में मात्राओं का नियम कोई लागू नहीं होता। एक साहित्य का रूप देखते हैं हमारे पर्ची। पर्ची की बात करें तो पर्ची उन पदबद्ध रचनाओं को कहते हैं। गद्य पद तो समझते हैं, गद्य का मतलब जो सामने लिखा हुआ है, पद का मतलब होता है कि जो हमारी कविताएं होती है उस तरह की। तो पर्ची भी क्या है? तो पदबद्ध रचनाओं को कहते हैं, कविताओं टाइप की, जिसमें हमारे संत महात्माओं का जीवन परिचय मिलता है। पर्ची में क्या होता है? हमारे संत महात्माओं का जीवन परिचय मिलता है। इसमें संतों से संबंधित जानकारी जैसे नाम, जाति, उनके माता पिता, अन्य संबंधियों का नाम, उनके साधनागत उपलब्धियों, इन सब का वर्णन मिलता है। किसके? संतों का। पर्चियों की बात करें जैसे हमारे संत नामदेवरी पर्ची, कबीररी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, संत पीपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, हमारी मीराबाईरी पर्ची। तो ऐसे करके बहुत सारी पर्चियाँ हैं। फिर आता हमारा दवावेद। दवावेद की बात करें, दवावेद क्या होता है? दवावेद हमारे कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप होता है। क्या दवावेद क्या होता है? कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो हमारे वचनिका काव्य की तरह ही होता है। वचनिका हमारे राजस्थानी में लिखी होती है। वचनिका क्या राजस्थानी में लिखी होती है, जबकि दवावेद में उर्दू और फारसी की शब्दावली भी होती है। दवावेद में 2 वेद मतलब 2 चीज़ें शामिल की जाती है। कौन कौन सी? उर्दू और फारसी, इसकी शब्दावली भी शामिल की जाती है।
वचनिका और दवावेत में अंतर होता है। वचनिका तो राजस्थानी में लिखी जाती है, जबकि दवावेत में उर्दू और फारसी के शब्द भी होते हैं। बात करें दवावेत की तो इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्शिक, नक्शिक का मतलब होता है सर से पैर तक का पूरा विवरण, कि मोटा था, पतला था, दिखने में कैसा था, मूछें कैसी थी, आंखें कैसी थी, चेहरा कैसा था, शरीर कैसा था, तो इसका पूरा वर्णन तुकांत और प्रभाव युक्त होता है, मतलब ऐसा जिसे गाया जा सके। ध्यान रखना दवावेत में। दवावेत की खासियत है दो वेद, मतलब दो चीज़ें डाली जाती है इसके अंदर। कौन कौन सी? उर्दू और फारसी के शब्द भी इसके अंदर होते हैं। बात करें कौन कौन से प्रमुख दवावेत है, एक तो हमारे अकमाल देवडारी दवावेत, एक महाराणा जवान सिंगरी दवावेत, और एक हमारे राजा जय सिंगरी दवावेत। तो इस तरह दवावेत के कुछ उदाहरण हैं। फिर आता रासो। रासो की बात करें हमारे तो रासो वीरतापरक काव्य को कहते हैं। वीरतापरक काव्य को रासो कहते हैं। इनकी रचना राजा के आश्रय में की जाती है। राजा जब आश्रय देता है तो इनकी रचना की जाती है। मोतीलाल मेनारिया की बात करें तो उनके अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन, विस्तृत वर्णन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। जिसमें हमारे राजा की क्या है? कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता, इन सब का विस्तृत वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं? रासो कहते हैं। बात करें रासो की तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रासो हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाय ने लिखी है, विशलदेव रासो नरपति नाल, सगत रासो गिरधरासिया, हुमायूं रासो दौलत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण, हम्मी रासो जोधराज, क्यामखा रासो कविजान, जवान रासो सीताराम रत्नू, और बिन्हे रासो किसने लिखी है? राव महेश दास ने। इस तरह हमने बहुत सारे रासों के उदाहरण देखे। अब वात की बात करें। क्या? वात। वात की बात करें तो वात का मतलब कहानी। बात का मतलब कहानी। राजस्थान में कहते हैं कि चल तेरे को एक बात सुनाता हूँ। बात मतलब कहानी। तो कहानी का पर्याय है। यह कहने और सुनने की एक विशेष विधा होती है। क्या? इसमें क्या होती है? कहने और सुनने की एक विधा होती है। इसमें हमारे जीवन के हर पक्ष, जैसे हमारे युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन, इन सब पर प्रकाश डाला जाता है। बातें कि गद्यमय, पद्यमय और गद्य पद्यमय तीनों रूप में मिलती है, मतलब गद्य भी हो सकती है, पद भी हो सकती है, दोनों मिक्स भी हो सकती है। बात करें कौन कौन सी बातें हैं तो राव अमर सिंह बात, खींचियारी बात, तुंगराई बात, चुंडावतरी बात, पाबूजी बात, कान्हा देवरी बात, अचलदास खींची बात, बिजोगढ़ बात। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं। फिर आती है हमारी झमाल। झमाल की बात करें, झमाल क्या होता है तो जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। जमाल क्या होता है? राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है, मतलब जिसमें मात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है। कि पहले तो पूरे दोहे का पुनरावृत्ति होती है, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है, और छठे चरण में क्या 10 मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं पर भी इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे जमाल की बात करें तो राव इंद्र सिंगरी जमाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। फिर आता हमारा झूलना। झूलना की बात करें तो झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें मतलब मात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। क्या होता है इसमें? 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में क्या होता है? यगण होता है। झूलना की बात करें तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से झूलने हैं? अमर सिंह राठौड़ झूलना, राजा गज सिंह झूलना, राव सुल्तान देवडेरा झूलना। तो इस तरह बहुत सारे झूलने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। अब बात करें विगत की। विगत किसे कहते हैं तो विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। विगत से क्या होता है? किसी भी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें हमारे इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। क्या होता है इसमें? इतिहास की दृष्टि से हमारे शासक के परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े क्या होते हैं? तत्कालीन मतलब उस समय के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को जानने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। विगत में जो आंकड़े दिए जाते हैं वो उस समय की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति को जानने की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। विगत की बात करें जैसे मारवाड़ और परगनारी विगत, तो मोहनोत नैणसी की इस रचना में क्या प्रत्येक परगने की आबादी, रेख का मतलब टैक्स, भूमि किस्म, फसल का हाल, किसानों की सिंचाई के साधन, इन सब की जानकारी मिलती है। किससे? मारवाड़ और परगनारी विगत से। अब हम बात करें वेली की। वेली की बात करें तो वेली ऐतिहासिक ग्रंथ है। वेली छंद में लिखे हुए होते हैं। वेली क्या होता है? छंद मतलब टुकड़ों में लिखे होते हैं, दोहों के रूप में लिखे होते हैं। वेली क्या? ऐतिहासिक ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे जाते हैं, जिसमें छंद का नाम भी वेलियो छंद है। इसमें क्या हमारे राजा महाराजा, सामंत
आदि की वीरता, स्वामी भक्ति, विद्वता, वंशावली, इन सब का उल्लेख मिलता है। वेली में क्या होता है? हमारे राजा महाराजा सामंत आदि की वीरता, स्वामी भक्ति, विद्वता, वंशावली आदि का उल्लेख मिलता है। इनके विषय क्या धार्मिक और ऐतिहासिक रहे हैं। वेली की बात करें तो वेली के विषय क्या धार्मिक और ऐतिहासिक रहे हैं। वेलियों में बात करें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेलियां हैं? दईदास जेतावत्री वेली, रतन सिंह खीमावत्री वेली, राव रतन सिंह की वेली, वेली किशन रुक्मणीरी। तो हमारी वेली किशन रुक्मणीरी की बात करें तो हमारा पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई वेली परंपरा की बहुत इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। कौन सी? वेली किशन रुक्मणीरी। फिर आता हमारा बारहमासा। बारहमासा की बात करें तो बारहमासा में कवि वर्ष के प्रत्येक मास की परिस्थितियों का चित्रण करते हुए क्या करता है वह भी कि प्रत्येक मास की साल के प्रत्येक मास की जो परिस्थितियां होती हैं उनका चित्रण करते हुए नायिका का विरह वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? नायिका का विरह वर्णन करते हैं। और इसका वर्णन प्राय आषाढ़ से प्रारंभ करते हैं। शुरुआत की बात करें तो कौन से महीने से शुरू किया जाता है? आषाढ़ से। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या होता है? किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धियां या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियां होती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रकाशों की बात करें तो कौन कौन से? राज प्रकाश ये किशोरदान आसिया ने लिखी है, महायश प्रकाश मानसिंह ने, बाबू प्रकाश मोरजी आसिया ने, सूरज प्रकाश कविया कर्णिदान ने, भीम प्रकाश रामधन लालसा ने लिखी है। फिर आती है हमारी कौन सी? साखी। साखी की बात करें तो साखी क्या होता है? साक्षी शब्द से मिलकर बनाए, मतलब साक्षी शब्द से साखी शब्द बनाए, जिसका अर्थ क्या होता है? आंखों देखी बात का वर्णन करना। भाई हम साक्षी हैं इसके, तो साखी मतलब आंखों देखी बात का वर्णन करना। तो साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है कि संतों ने जो ज्ञान अनुभव किया है उन अनुभवों को अपने जो ग्रंथों में लिखा है वही हमारी साखी कहलाती है। इसमें सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें वेली में क्या वेलियो छंद का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार साखी में सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। और कबीर की साखियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर आता सिलोका। सिलोका की बात करें तो सिलोका हमारे संस्कृत का शब्द श्लोक उसी से का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। सिलोका क्या होता है? श्लोक का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। राजस्थानी भाषा में धार्मिक, ऐतिहासिक और उपदेशात्मक सिलोके मिलते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या होता है? धार्मिक, ऐतिहासिक और उपदेशात्मक सिलोके मिलते हैं। ये सिलोके की बात करें तो ये साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं, मतलब कोई खास पढ़े लिखे नहीं है, ये साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे जाते हैं। इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुँचाते हैं। जो जनसाधारण होते हैं इनकी भावनाओं को किस तक पहुँचाते हैं? आम तक। अब सिलोकों की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सिलोके कौन कौन से हैं? जैसे हमारा राव अमर सिंह सिलोका, अजमाल जीरो सिलोको, राठौड़ कुशल सिंह सिलोको, हमारे भाटी केहर सिंह सिलोको, तो ऐसे करके बहुत सारे सिलोके हैं। फिर आता दोहा। दोहा की बात करें तो राजस्थान के वीर तथा दानी पुरुषों पर अनेक दोहे लिखे गए हैं, जिनसे क्या उनके साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्यपरायणता, दानशीलता और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। हमारे दोहों की बात करें तो इंपॉर्टेंट दोहे कौन कौन से? अखेराज सोनीग्रेरा दोहा, अमर सिंह गज सिंघोत्रा दोहा, करण सिंह सगत सिंघोत्रा दोहा, कानड़ दे सोनीग्रे का दोहा। तो ऐसे करके बहुत सारे दोहे हैं जो क्या करते हैं? साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्यपरायणता, दानशीलता और ऐतिहासिक जानकारी देने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे मर्स्या। मर्स्या की बात करें तो मर्स्या का मतलब होता है शोक काव्य। किसी की मृत्यु के बाद जो काव्य लिखा जाता है मरने के बाद, तो वह शोक काव्य मर्स्या कहलाता है। किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के पश्चात शोक व्यक्त करने के लिए मर्स्या काव्य की रचना की जाती है। इसमें हमारे उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्य हैं उनका भी वर्णन किया जाता है। प्रमुख मर्स्यों की बात करें तो रानी जगपत्रा मर्स्या। ये मर्स्या हमारे मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। वैसे देखें तो एक इंटरेस्टिंग घटना है, जैसे हमारे कल्लाजी राठौड़ है, तो कल्लाजी राठौड़ ने क्या अपने जीवित रहते अपने मरसे लिखवाए थे। ये भी आप याद रखना कि मरसे तो वैसे मरने के पश्चात मतलब मृत्यु के पश्चात लिखे जाने वाले साहित्य की रचना होती है, जबकि हमारे कुछ मरसे हैं जैसे हमारे कल्लाजी राठौड़ है, तो कल्लाजी राठौड़ ने अपने जीवित रहते हुए ही अपने मरसे लिखवा दिए थे। बात करें हमारे प्रशस्ति की, तो प्रशस्ति की बात करें तो राजस्थान में मंदिरों, दुर्ग द्वारों, मतलब जो हमारे किले होते हैं इनके गेटों पर, द्वारों पर, कीर्ति स्तंभों आदि पर राजाओं की उपलब्धियों का प्रशंसा युक्त वृत्तांत मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्तियों में राजाओं का वंशक्रम, युद्ध अभियान, पड़ोसी राज्यों से संबंध,
उनके द्वारा निर्मित मंदिर, जलाशय, बाग बगीचे, राजप्रसाद, इन सब का वर्णन मिलता है किसमें? प्रशस्ति में। प्रशस्ति की बात करें तो इनसे उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशा का ज्ञान होता है। यद्यपि प्रशस्तियों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, मतलब कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है, फिर भी इतिहास के बारे में तो बहुत सारी जानकारी देती है। बात करें कुछ खास प्रशस्तियों के बारे में। पहली प्रशस्ति आती है हमारे नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति, जिसे लूणवस्ती प्रशस्ति भी कहते हैं। बात करें तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? माउंट आबू के परमार शासकों का वर्णन है हमारे लूणवसी प्रशस्ति मिलता है। उत्कीर्ण की बात करें तो परमार वंशीय शासकों ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। देलवाड़ा गांव पे लगी हुई है। रचयिता कौन थे? तेजपाल, और 1230 में लिखी गई थी। रणकपुर प्रशस्ति तो मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों का वर्णन है इसमें। उत्कीर्ण की बात करें तो मेवाड़ के शासकों ने उत्कीर्ण करवाया था। कौन सी जगह पे? पाली जिले के रणकपुर गांव में चौमुखा मंदिर है, उनके स्तंभों पे ये लिखवाया गया था रणकपुर प्रशस्ति। किसने लिखी थी? देपाक, जिसे दीपा या देपाक भी कहते हैं। कब लिखी थी? 1439 ईस्वी में। फिर आते मेरे राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति की बात करें तो काले जो पाषाण संगमरमर है, इनकी शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो किसने लिखवाई थी? राज सिंह ने। कहाँ लिखवाई थी? राजसमंद झील के नौचौकी पाल पर। किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। और कब लिखी थी? 1676 में। फिर आता है राय सिंह प्रशस्ति, बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति भी कहते हैं इसे, या फिर जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं। किससे संबंधित है? हमारी बीकानेर दुर्ग से संबंधित है। किसने लिखवाई थी? राय सिंह ने। कहाँ लिखी? बीकानेर में। लिखी किसने थी? जैन मुनि जैता ने। कब लिखी थी? 1594 में। फिर आखिरी प्रशस्ति आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई पुस्तक और उपाधियों की जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी और उनको कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी। किसने लिखवाई थी? महाराणा कुंभा ने। हमारे चित्तौड़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ है, चित्तौड़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ है, उसके पास ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। कवि अत्रि भट्ट और उनका बेटा जो महेश भट्ट था, उन्होंने ये प्रशस्ति लिखी थी, और तो हमारे 1460 में प्रशस्ति लिखी गई थी। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थानी भाषा का उद्गम, विकास, उनसे संबंधित बोलियां और साहित्य की प्रमुख विधाओं के बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।